नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में रीति काल को हम पढ़ेंगे और रीति काल का ये मेरा नोट्स है। दोस्तों, अगर आपको मेरी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह नोट्स आपको मिल सकता है, तो आप दोनों जगह से इस नोट्स को ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने रीति काल के हर प्रश्नों को सही किया है। तो आप भी जब इन नोट्स को, जो भी इम्पोर्टेंट यानी नोट में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है परीक्षा उपयोगी, उन सभी को मैं लिखी हूँ। महज आप 1 घंटा अगर रीति काल के लिए देते हैं तो इसमें आपके सभी प्रश्न सही हो जाएंगे। आज हम इस रीति काल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ईसवी सन से कब समय है, विक्रम संवत से समय क्या है, नामकरण के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस विद्वान ने रीति काल को किस नाम से जाना है, रीति काल के प्रवर्तक किस विद्वान ने किस कवि को माना है। साथ में रीति काव्य की विशेषताओं को जानेंगे और रीति काव्य की विशेषताओं और रीति काव्य की धाराओं को भी हम जानेंगे। रीति काल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीति काल का समय सीमा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, और अगर इसी समय को हम विक्रम संवत में देखें तो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। तो यहाँ पर आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईस्वी सन को भी आप ध्यान में रखेंगे और विक्रम संवत को भी ध्यान में रखेंगे। आइए अब रीति काल के नामकरण को जानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो मिश्र बंधु रीति काल को अलंकृत काल कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल कहते हैं, जो कि सर्वमान्य है। इन्हीं के आधार पर इस काल का नाम रीति काल रखा गया। तो यहाँ पर कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। रीति काल नाम किसका दिया हुआ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह नाम दिया हुआ है और यही नाम सर्वमान्य है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल रीति काल को कला काल कहते हैं। तो कवियों से सभी नाम आपको याद होना ही चाहिए कि कौन से कवि इस काल को किस नाम से जानते हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। आइए अब हम रीति काल के प्रवर्तक के बारे में जानते हैं कि किस आचार्य ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल के प्रवर्तक कृपाराम को मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र केशव दास को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त भी रीति काल के प्रवर्तक केशव दास को ही मानते हैं। दोस्तों, अब रीति शब्द के अर्थ को भी देखते हैं कि रीति शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ शब्द। काव्यांग किसे कहते हैं? जिसमें रस छंद अलंकार हो। रूढ़ शब्द है अस्थाई अर्थ वाला शब्द। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिख रहा होगा, जैसे ना कि ये अस्थाई शब्द है, पंकज, चावल। इन शब्दों को आप तोड़ मरोड़ कर कोई नया शब्द नहीं बना सकते हैं। अगर किसी एक शब्द को निकाल देंगे तो ये जो शब्द है जिसका कोई अर्थ ही न रह जाएगा। आइए, अब रीति काव्य वह है जिसकी रचना विशिष्ट नियमों को ध्यान में रखकर की गई थी। अब रीति काव्य की विशेषताएं भी हम जानेंगे। रीति काव्य यानी इस काल में, रीति काल में जितनी भी रचनाएं हुई, जो भी रचनाएं हुई, उनकी क्या विशेषता है। तो इस काल में जो भी रचनाएं हुई उसमें श्रृंगारिकता देखने को मिली, आचार्यत्व का प्रदर्शन, यानी जितने भी आचार्य विद्वान थे वो सभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। इस काल में अलंकारिता एवं चमत्कारिकता, अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने
काव्य में, अपनी रचना में चमत्कार उत्पन्न करते थे। रीतिकाल में ब्रजभाषा की प्रधानता रही है। इस काल में वीर काव्य रचे गए, भक्ति और नीति काव्य भी रचे गए इस काल में। आइए अब हम रीतिकाल की धाराएं को देखते हैं। रीतिकाल की धाराएं 3 है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा में काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य सृजन किया गया। जितने भी इस धारा के अंतर्गत कवि है, रीतिबद्ध धारा के, वो सभी कवि काव्य की रीतियों यानी परंपराओं का वे पालन करते हुए अपनी रचनाओं को लिखे, जिसमें से कवि हैं देव, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर। ये सभी रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। यही से प्रश्न आता है, तो जिन कवियों से प्रश्न आता है उन सभी कवियों को मैं इस एक वीडियो में समाहित की हूँ। तो वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें। नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मेरे PDF को देख लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। रीतिमुक्त काव्य धारा के बारे में अब हम जानेंगे। रीतिमुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं हुई और इसमें कौन कौन से कवि रहे। इसमें कवियों ने काव्य नियमों का पालन नहीं किया है, यानी अपने कवि अपने मुक्त धारा में लिखे, अपने हृदय संवेदनाओं को वे स्वच्छंद और स्वाभाविक रूप से व्यक्त किए। इसमें आने वाले प्रमुख कवियों में से हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। ये सभी प्रमुख कवि हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा से इन्हीं कवियों से प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम इन कवियों के बारे में जानेंगे और इनकी रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। आइए अब रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा, इसमें कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया है, लेकिन वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते, बल्कि उनका आधार लेते हैं। और इस काव्य धारा में आने वाले प्रमुख कवि हैं वो है बिहारी। बिहारी का नाम रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। आइए रीति शास्त्र का प्रथम ग्रंथ को भी जानते हैं। रीति शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भारत के नाट्य शास्त्र पर रचित कृपाराम कृत हित तरंगिनी है, जिनका समय है 1541 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को 2 वर्गों में विभक्त किया है। तो जब प्रश्न ऐसे बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने, विद्वान का नाम दे दिया जाएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को किन 2 वर्गों में विभक्त किया है। या प्रश्न ऐसे भी बनता है कि किस कवि ने रीतिबद्ध कवियों को 2 वर्गों में विभक्त किया है। तो रीतिबद्ध कवियों को 2 वर्गों में विभक्त करने वाले डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। कौन कौन सा वर्ग है? सर्वांग निरूपण कवि और विशिष्टांग निरूपण कवि। दोस्तों, विशिष्टांग निरूपण कवि के भी 3 वर्ग किए गए हैं: रस निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि और छंद निरूपक कवि। अब आइए देखते हैं सर्वांग निरूपण में आने वाले कवि कौन हैं और विशिष्टांग निरूपण कवियों में 3 वर्ग हैं, उसमें कौन कौन से कवि आते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न ऐसे बनता है कि कवियों का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि सर्वांग निरूपक कवि इनमें से कौन कौन है। तो देखते हैं सर्वांग निरूपण कवि। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल और प्रताप सिंह। ये कवि जो है वो सर्वांग निरूपक कवि हैं आचार्य डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। विशिष्टांग निरूपण कवि के 3 वर्ग हैं, जिसमें सबसे पहले हम रस निरूपक कवि को देखेंगे। रस निरूपक कवियों में तोष का नाम आता है, सुखदेव मिश्र का नाम आता है, रसलीन का नाम आता है, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी,
वेनी प्रवीण और मतीराम, ये सभी विशिष्टांग निरूपण कवि माने जाते हैं। अब आइए अलंकार निरूपक कवियों के नाम को देखते हैं। अलंकार निरूपक कवियों में आते हैं भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, दुलह, पद्माकर, गिरधरदास, रघुनाथ, बंदीजन। अब छंद निरूपक कवि। छंद निरूपक कवि में भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय। तो दोस्तों ये तो हुआ डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक कवि। हालांकि ये जितने भी जो नोट्स है उन सभी से अलग अलग तरीके से प्रश्न बनता है। जैसे में अभी आपको हम डॉक्टर नगेंद्र का उदाहरण ही दिए थे, और प्रश्न ये भी है रीतिकाल में कितनी धाराएं हैं, तो उन सब धाराओं को हमने देख लिया है, प्रवर्तक को देख लिए, समय सीमा को देख लिए, विक्रम संवत और ईस्वी को भी हमने देख लिए, रीतिकाल की विशेषताओं को भी हमने देख लिया अभी तक। अब हम रीतिकाल के जो भी प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं और उनकी समय सीमा को भी जानेंगे। दोस्तों सर्वमान्य जो समय सीमा है जिन कवियों के बारे में, उन्हीं की समय सीमा और जिनसे प्रश्न समय सीमा को लेकर पूछा जाता है उनकी समय सीमा को मैं इस नोट्स में रखी हूँ, और जिनका समय सीमा विवादित है उनकी समय सीमा को इसमें नहीं रखा गया है। तो आइए केशवदास से शुरू करते हैं। केशवदास का समय है 1550 से 1610 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन किसको मानते हैं, उसमें हमने पढ़ लिया है। लेकिन जब केशवदास को पढ़ रहे हैं तो हमें इनके बारे में फिर से पुनः दोहराने की ये चीज़ें ज़रूरत पड़ी है। केशव का काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल में है, किंतु कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल में नहीं है। केशव जो है ये अलंकारवादी आचार्य है, और ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहे तथा वे इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि केशवदास किस राजा के आश्रय में रहे थे, तो वे है ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहे थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप ज़रूर ही याद रखेंगे और याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला, इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई केशवदास को अपना मित्र और मंत्री दोनों रूप में मानते थे। अब हम केशवदास की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं 1691 में रामचंद्रिका जिसका समय है 1601, कविप्रिया जिसका समय है 1601, रतन बावनी जिनका समय है 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित्र 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नख सिख और छंदमाल आदि। दोस्तों आप रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, इन तीनों के समय, और ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको जरूर याद रखेंगे। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला, ये तीनों रीति ग्रंथ हैं। छंदमाला में छंदों का वर्णन किया गया है, जिसमें क्रमशः 9 रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये प्रबंध रचना की पद्धति पर लिखा गया है। रसिक प्रिया में रस का वर्णन है और कवि प्रिया में अलंकार का वर्णन है, छंदमाला में छंदों का वर्णन है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन कवि ने किया है। तो प्रबंधात्मक वर्णन रामचंद्रिका में कवि ने किया है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रतन बावनी, इसमें वीर सिंह देवचरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका, ये आश्रयदाताओं को प्रशस्ति विषयक ग्रंथ है। अपने आश्रयदाताओं के लिए
ये ग्रंथ कवि जी ने लिखा है। नख शिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। नख शिख वर्णन तो बहुत सारे कवियों ने लिखा है, लेकिन नख शिख वर्णन में केशवदास जी ने राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। ये दोनों पंक्तियाँ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर आप नोट्स करेंगे। नोट्स अगर कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप मेरे नोट्स को ही पढ़ें। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं चिंतामणि। चिंतामणि ये सर्वांग निरूपण कवि हैं। इनका समय है 1609 से 1680 ईस्वी के मध्य, या ऐसा अनुमानित है। इनकी भाषा है वह ब्रज है। कवित, सवैया और छंद इन्होंने लिखा है। गोंडा जहानाबाद जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे। राजा हमीर के कहने पर अपने भाइयों भूषण और मतीराम के साथ ये तिकवापुर में आ बसे थे। तो चिंतामणि के भाई भूषण और मतीराम थे और इनके साथ ये कहाँ पर आ बसे? तिकवापुर में ये रहने लगे। किसके कहने पर? राजा हमीर के कहने पर। शाहजहां, रुद्र सिंह सोलंकी, जैंदी अहमद तथा नागपुर में फूसला राजा मकरंद शाह के आश्रय में रहे। इन सभी आश्रयदाताओं के नाम को आपको याद रखना है। कवि कल्प तरु श्रृंगार मंजरी, जिसका इन्होंने तेलुगु के संस्कृत गद्य ग्रंथ से अनुवाद किया है। कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण, इनके 5 ग्रंथ उपलब्ध है। कवि चिंतामणि के 5 ग्रंथ उपलब्ध है। 5 ग्रंथ में है कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण। इन सभी ग्रंथों को आपको याद रखना है। अगले जो कवि हैं वे हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ये सर्वांग निरूपक कवि हैं। आचार्य पहले, कवि बाद में है। आगरा निवासी मथुरा चौबे परिवार में इनका जन्म हुआ था। जयपुर महाराजा राम सिंह के आश्रय में ये रहे। आश्रयदाताओं से प्रश्न पूछा जाता है तो आश्रयदाताओं के नाम को आपको ध्यान में रखना ही होगा। कुलपति मिश्र के 5 ग्रंथ हैं, जिसमें रसरहंस, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिनी, नख शिख। इनके प्रथम 3 ही ग्रंथ उपलब्ध है। रसरहस, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, ये 3 ही ग्रंथ उपलब्ध है और मुक्त तरंगिनी और नख शिख ये उपलब्ध नहीं है। अगले जो कवि हैं वह है देव। देव इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका समय है 1673 से 1767 ईस्वी। ये अनेक राजाओं और रईसों के आश्रम में रहे। आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल राजा, उद्योग सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, जिनमें से आपके 2 आश्रयदाताओं के नाम को आपको याद रखना है, आजम शाह और राजा कुशल सिंह। ये आश्रयदाताओं हैं। ये कई सारे आश्रयदाताओं के सानिध्य में रहे हैं, लेकिन इन दोनों को आपको याद रखना है। देव के कुल 72 ग्रंथ रचित हैं, जिनमें से 15 ही उपलब्ध हैं। तो हमें इनके 15 ग्रंथों को ही याद करना है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुखसागर तरंग,
राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया, प्रपंच पदानुवाद, ये सभी जो ग्रंथ हैं केशवदास के 15 ग्रंथों में के हैं। देव माया प्रपंच ये संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद अनुवाद है। राग रत्नाकर संगीत विषयक और देव शतक ये आध्यात्मिक विषयक काव्य है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। अब इसमें देव से संबंधित कोई भी प्रश्न जो बन रहा हो, आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं तो। आइए अगले कवि भिखारी दास। भिखारी दास ये सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। त्योढ़ा ग्राम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1734 से 1750 ईस्वी के मध्य प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में ये थे। हिंदुपति सिंह के आश्रय में थे, ये महत्वपूर्ण है। भिखारी दास के 7 ग्रंथ उपलब्ध है। 7 ग्रंथ है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदो नवपिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज, सतिका, जिसमें से काव्य निर्णय और छंदोनो पिंगल ये 2 ग्रंथ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले जो कवि हैं वे हैं प्रताप शाही। प्रताप शाही ये कवि रीतिकार और टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड निवासी रत्नेश बंदीजन के ये पुत्र थे और चरखरी नरेश महाराजा विक्रम सिंह के आश्रय में थे। तो प्रताप सिंह किस के आश्रय में रहे? चरखरी नरेश महाराजा विक्रम सिंह के आश्रय में रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कवि को जानने से पहले हमें ये जानना है कि रीति काल के जितने भी कवि थे वे किसी न किसी राजाओं के आश्रय में लगभग सभी कवि रहे। तो उनके आश्रयदाताओं को हमें ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। प्रताप शाही के 8 ग्रंथ है, जिसमें जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंगार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नखशिख, रस चंद्रिका, जिसमें से आपको 3 ही ग्रंथ को याद करना है। इनके 8 ग्रंथों में श्रृंगार मंजरी, काव्य विनोद, रस चंद्रिका। भाषाभूषण जो कि जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है और इस पर इन्होंने अपने टीका लिखे हैं। तो भाषाभूषण ये है जसवंत सिंह का है, इन्होंने टीका लिखा है। रसराज जो कि मतीराम का है, इस पर भी इन्होंने टीका लिखी है। नखशिख जो कि बलभद्र के द्वारा लिखा गया है, इस पर भी इन्होंने टीका लिखी है। और बिहारी सतसई की टीका भी इन्होंने लिखी है। अगले कवि हैं कवि ग्वाल। कवि ग्वाल ये सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। इनका समय 1791 से 1868 ईस्वी है। वृंदावन जन्म हुआ, वृंदावन मथुरा में। बरेली निवासी कवि खुशहाल राय इनके काव्य गुरु रहे। लाहौर, नाभा, पटियाला, टोंक, अमृतसर आदि स्थानों के राजाओं और नवाबों के आश्रय में ये रहे। ग्वाल कवि के 16 ग्रंथ रचित है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। रसिकानंद, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, प्रस्तार प्रकाश, नेह निर्वाण, वंशी विसा, हमीर हट, विजयानंद विनोद, भक्त भावन, कब्जानष्टक, गुरु पचासा, निम्बार्क, समष्टक, इश्क लहर, दयाव, कवि हृदय विनोद, ये सभी इनके ग्रंथ है 16 ग्रंथों में, जिसमें से आपको याद रखना है कवि दर्पण, इससे परीक्षा में प्रश्न आता है। हमीर हट, इससे भी परीक्षा में प्रश्न आता है। इश्क लहर दरियाव, इससे भी परीक्षा में प्रश्न आता है। और कवि हृदय विनोद, ये
4 ग्रंथों को आपको याद करना है कवि ग्वाल के। प्रथम 6 लक्षण ग्रंथ और शेष लक्षण या अनुवाद ग्रंथ है। हमने 15 ग्रंथों को पढ़ा है, जिसमें से प्रथम यानी पहला जो 6 है वे लक्षण ग्रंथ है और शेष जो ग्रंथ है वह अनुवाद ग्रंथ है। भक्त भावना एक मुक्तक एवं महत्वपूर्ण कृति है। भक्ति, श्रृंगार, शांत रस एवं नीति संबंधी रचनाएं जिसमें संकलित है। किसमें? भक्त भावना में। अगले कवि हैं तोष। तोष रस निरूपक आचार्य हैं। इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर यानी सिंगरौर में इनका जन्म हुआ था। इनके मात्र 3 ही ग्रंथ उपलब्ध है, जो सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। केवल सुधा निधि ही उपलब्ध है। इनके 3 ग्रंथ की चर्चा होती है कि इनके 3 ग्रंथ रचित हैं, लेकिन अभी इस वक्त सुधा निधि ग्रंथ ही उपलब्ध है। तो इनके सुधा निधि ग्रंथ को आपको याद रखना है। अगले कवि है रसलीन। रसलीन का पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी रसलीन। बिलगांव उत्तर प्रदेश निवासी हैं। ब्रज भाषा में इन्होंने रचना की है। कवित, सवैये एवं लोकगीत की रचना इन्होंने की है। रस प्रबोध और अंग दर्पण 2 रीति ग्रंथ इनके रचित है। रस प्रबोध रस विवेचन से तथा अंग दर्पण नखशिख वर्णन से संबंधित है। तो रस प्रबोध रस विवेचन से है, अंग दर्पण नखशिख वर्णन से संबंधित है। कतिपय कृतियाँ फारसी में भी रचित है। इनकी कुछ कृतियाँ है जो फारसी भाषा में रचित है। आइए अब अगले कवि पद्माकर को देखते हैं। कवि पद्माकर ये अलंकार एवं रस निरूपक आचार्य हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 1833 ईस्वी कानपुर में हुआ था। सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा महाराज जैतपुर सुमरा निवासी। इन्होंने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराजा परीक्षित, सुजाऊ दौला के जागीरदार गोसाई अनुपम सिंह, उपनाम हिम्मत बहादुर सिंह, सितारा नरेश रघुनाथ राव इतने सारे राजाओं के ये आश्रय में रहे हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह तथा उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराजा भीम सिंह, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के ये आश्रय में रहे हैं। जिसमें से परीक्षा उपयोगी जो आश्रयदाता के नाम याद करने हैं वो यहाँ से है जयपुर नरेश हिम्मत बहादुर। उसके बाद प्रताप सिंह तथा उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराजा भीम सिंह और ग्वालियर के नरेश दौलत राव सिंधिया। इनको आपको याद रखना है। इनके 7 मौलिक ग्रंथ रचे हैं इन्होंने। हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पचीसी। इनकी ये रचनाएं हैं। पद्माभरण एवं जगद विनोद इनकी रीति ग्रंथ हैं। शेष राज प्रशस्ति एवं भक्ति वैराग विषयक ग्रंथ है। तो दोस्तों पद्माकर से अगर प्रश्न आए तो आपको लग रहा है कि ये नोट्स बहुत ही छोटा है और हमें और ज़्यादा अगर पढ़ना है तो देखिए प्रश्न कैसे बनता है। पद्माकर की रचना पद्माभरण ये कैसा ग्रंथ है? तो पद्माभरण ये रीति ग्रंथ है। जगद विनोद भी रीति ग्रंथ है। ये भी पूछा जा सकता है पद्माभरण जगद विनोद ये किसकी रचना है? कई तरह से सवाल यहाँ बन सकते हैं। पद्माकर किस प्रकार के कवि हैं? तो अलंकार और रस निरूपक आचार्य हैं। जन्म मृत्यु से भी पूछा जा सकता है, आश्रयदाताओं से भी पूछा जा सकता है और इनके कितने ग्रंथ हैं यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो परीक्षा के लिए जो भी उपयोगी हर कवियों से प्रश्न बनता है वहाँ से हमने सारे लाइनों को लिया है और इस छोटे से वीडियो में सबको समाहित करने की मैं कोशिश की हूँ। आइए अब अगले कवि बेनी प्रवीण को देखते हैं। बेनी प्रवीण ये रस निरूपक आचार्य है। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश 3 ग्रंथ इनकी रचित है। वर्तमान में
नवरस तरंग ही उपलब्ध हैं। तो वेनी प्रवीण की नवरस तरंग ही उपलब्ध है। आपको इनकी एक ही रचना को याद करने की ज़रूरत है जो कि परीक्षा उपयोगी है। अगले कवि हैं मतीराम। मतीराम रस छंद एवं अलंकार निरूपक आचार्य हैं। इनका समय है 1604 ईस्वी में। ये वनपुर जिला फतेहपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जहांगीर बूंदी नरेश राव भाव सिंह हांडा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेल के दरबार में ये रहे। और मतीराम के 8 ग्रंथ है। 8 ग्रंथ की जो रचित हैं इनके, जिनमें से उन ग्रंथों के नाम है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। आपको मतीराम के ग्रंथों से जिन ग्रंथों का नाम याद रखना है वह है साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार, पंचशिका। इनसे प्रश्न परीक्षा में आता है। लक्षण श्रृंगार तथा साहित्यसार वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ललित ललाम इसमें भाव सिंह के आश्रय में 1661 से 1664 ईस्वी के मध्य रचित है। रसराज जो कि 1633 से 1634 ईस्वी में, ये ग्रंथ इन्होंने किसी राजा के आश्रय में नहीं लिखा है। रसराज को इन्होंने किसी भी राजा के आश्रय में नहीं लिखा है। रसराज और श्रृंगार रस नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। ललित ललाम और अलंकार पंचशिक ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अब अगले कवि हैं भूषण। भूषण अलंकार छंद निरूपक आचार्य हैं। ये वीर रसपरक राज प्रशस्तियों की रचना हुई। राज प्रशस्ति मतलब राजाओं के गुणगान में छत्रपति शिवाजी तथा उनके पौत्र साहू जी एवं छत्रसाल बुंदेला के ये आश्रय में रहे। तो भूषण किसके आश्रय में रहे? छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र साहू जी एवं छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में ये रहे। और ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि प्रदान की थी। तो कवि भूषण की जो उपाधि भूषण मिला था, इनको रुद्रशाह सोलंकी ने, यानी राजा जो चित्रकूट के राजा थे, उन्होंने भूषण उपाधि दी थी। और इनकी वास्तविक नाम अज्ञात है, भूषण नाम से ही जाना जाता है। शिवराज भूषण जिसका समय है 1673 ईस्वी, शिवा बावनी की कृतियाँ है जिसमें शिवाजी के आश्रय में छत्रसाल दशक यानी छत्रसाल के आश्रय में ये रचित है। अगले कवि हैं सेनापति। सेनापति का एकमात्र उपलब्ध कृति कवि रत्नाकर है। कवि रत्नाकर सेनापति की रचना है। कवि रत्नाकर नामक कृति में इनका आत्म परिचय उपलब्ध है। तो सेनापति ने अपने इस कृति में, अपनी इस रचना में अपना आत्म परिचय भी दिए हैं। और कुछ विद्वान काव्य कल्प प्रदुमन कृति को भी इनके द्वारा रचित मानते हैं, परंतु यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। तो काव्य कल्प प्रदुमन ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह ग्रंथ भी इन्हीं का है। रीति परंपरा को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने ग्रंथों को रचा है। किसको? कवि रत्नाकर को। आइए अब अगले कवि बिहारी के बारे में जानते हैं। कवि बिहारी ये रीति सिद्ध कवि हैं और इनका समय है 1595 से 1663 ईस्वी। एकमात्र कृति इनकी कौन सी है? बिहारी सतसई। इनकी एकमात्र कृति पर ये प्रसिद्ध हो गए। बिहारी जी रीति सिद्ध कवि के नाम से जाने जाने लगे। गाथा सप्तसी, आर्या सप्तसी, अमरुख शतक से प्रेरित होकर यह रचित ग्रंथ है। श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी इनमें प्रवाहित है। ब्रज भाषा दोहा छंद में है।
इनकी भाषा जो है वो ब्रज है, जो कि दोहा और छंद में है। अगले कवि हम रसनिधि को देखते हैं। रसनिधि जिनका वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह। तो रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित 12 मासा, रसनिधि सागर, हिडोला, अरिल प्रमुख इनकी कृतियां है। आपको याद करना है रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित, रसनिधि सागर। इन कृतियों से प्रश्न पूछा जाता है रसनिधि से। रतन हजारा ये दोहा संग्रह है, जिसमें दोहा संग्रह में है जिनमें कृतियों का प्रमुख आधार है। अगले कवि हैं वृंद। वृंद का समय 1643 से 1723 ईस्वी है। इनका पूरा नाम है वृंदावन। काशी में ये शिक्षा प्राप्त किए। इनके पूर्वज बीकानेर वासी, किंतु पिता मेरता आकर बस गए, अतः ये वहीं यानी वहीं पर वृंद का जन्म हुआ। काशी से पढ़कर लौटने पर महाराजा जशवंत सिंह जोधपुर द्वारा सम्मान स्वरूप इन्हें भूमि प्रदान किया गया। औरंगजेब के वजीर नवाब मोहम्मद खां के माध्यम से ये मुगल दरबार में पहुँचे। तो ये औरंगजेब के दरबार में भी ये पहुँचे थे। पयोनिधि पड़ियो चाहे मिश्री की पुत्री, इस समस्या पूर्ति करने पर औरंगजेब इनको एक पंक्ति दे दिए और इन्हें कहे कि इस पंक्ति को आप यानी जो कभी पूर्ण करेगा वो राज्य दरबार में कवि की उपाधि से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस पर कवि वृंद ने इस पंक्ति को पूर्ण किए, यानी समस्या पूर्ति करने पर औरंगजेब के द्वारा ये दरबारी कवि नियुक्त किए गए। तो औरंगजेब के ये दरबारी कवि थे कौन? कवि वृंद। शहजादा मुअज्जब तथा पौत्र अजीम मुस्तान के ये शिक्षक नियुक्त हुए। 1707 ईस्वी में किशनगढ़ महाराजा राज सिंह के आश्रय में ये किशनगढ़ में बसे। नीति भक्ति तथा श्रृंगार परक कृतियाँ इन्होंने रची। इनकी 6 कृतियाँ है रचित है। इसमें 12 मासा 1668 ईस्वी, भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी, नयन पचीसी 1636 ईस्वी, पवन पचीसी 1691 ईस्वी, श्रृंगार विद्या 1691 ईस्वी, यमक सतसई 1706 ईस्वी में है। साहित्य कोश में समेत शिखर छंद, हितोपदेश, संधि वृंद सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेश, नाटक, भारत कथा आदि कृतियों का भी उल्लेख किया जाता है। साहित्य कोश में इन सारी कृतियों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें से समेत शिखर से परीक्षा में प्रश्न आता है, हितोपदेश से भी प्रश्न आता है, वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेश, साष्टक, भारत कथा, इनसे प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर जनार्दन राव चेले के द्वारा वृंद की समस्त रचनाओं का वृंद ग्रंथावली नाम से 1771 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। साहित्य कोश के अनुसार समेत शिखर छंद 1668 ईस्वी वृंद की प्रथम कृति इसे माना जाता है। साहित्य कोश के अनुसार मिश्र बंधुओं ने वृंद की प्रताप विलास रचना का उल्लेख किया है, परंतु मोतीलाल मेनारिया इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर मिश्र बंधु ने कवि की वृंद की किस कृति का उल्लेख किए हैं? तो प्रताप विलास का उल्लेख किए हैं, लेकिन मोतीलाल मेनारिया इस ग्रंथ को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। दोस्तों, अगले कवि हैं घनानंद। घनानंद ये स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इनकी भाषा है ब्रज भाषा। कवित सवैया छंद है। मुक्तक काव्य सृजन इन्होंने किया है। ग्रियर्सन के अनुसार ये बहादुर शाह के मीर मुंशी थे और विरक्त होकर मथुरा वृंदावन की ओर ये प्रस्थान किए थे। रघुनाथ सिंह जू देव का भक्तमाल और राधाचरण गोस्वामी का छप्पय उनके विषय में जानकारी का प्रमुख आधार है। निम्बार्क मतानुयायी एवं सखी भावोपासक भक्त थे। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे।
इसे आपको याद रखना है। मुगल शाह बादशाह के मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह के दरबार में ये कवि थे। सुजान नामक नर्तकी पर ये आसक्त थे। इनको प्रेम के पीर के रूप में भी जाना जाता है। कवि प्रेम के पीर के रूप में भी विख्यात हैं। ऐसा माना जाता है कि सुजान में ही ये कवि भगवान के नाना रूपों के दर्शन किए, इसीलिए उनका लौकिक प्रेम भी आध्यात्मिक प्रेम के समान प्रतीत होता है। लौकिक श्रृंगार परक रचनाएं में कवि सवैया छंदों में तथा भक्ति परक रचनाएं पदों एवं दोहा चौपाइयों में रचित है। छत्रपुर राज्य पुस्तकालय में इनके एक विशाल ग्रंथ में बायुगवेली, इश्कलता, प्रीति पावस, प्रेम पथिक, कृष्ण कौमुदी, कृपाकंद, प्रिया प्रसार, ब्रज व्यवहार, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, रस वसंत इत्यादि कृष्ण भक्ति के विषयों का इन्होंने वर्णन किया है। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वली, कृपाकंद इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो आपको इनके प्रमुख ग्रंथों के नाम को याद रखना है, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, जिससे ये सुजान नामक नर्तकी के लिए लिखे थे। विरह लीला, जब उससे ये दूर हुए थे तो। कोकसार, रसकेली वली और कृपाकंद, इन सभी इनके प्रमुख ग्रंथ है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 ईस्वी में सुजान सागर के नाम से इनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया। तो कवि घनानंद की रचनाओं के संग्रह को किसने प्रकाशित किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। समय क्या है? 1954 ईस्वी। और इनकी सभी ग्रंथ, सभी रचनाओं को एक साथ संग्रहित करके प्रकाशित कराए हैं जगन्नाथ दास ने। अगले कवि हैं आलम। आलम ये स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। इनके कवित्व सवैयों में रीति परंपरा के गुण, यंत्र तंत्र विद्यमान है। इनके जितने भी रचनाएं हैं वो सभी भाव प्रधान है, यानी इनके भाव प्रधान काव्य है। इनकी भाषा है ब्रज भाषा है। इनकी 4 कृतियाँ उपलब्ध है। माधवानल, कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित, 3 प्रबंध काव्य है। आलम के लिए मुक्तक संग्रह। आचार्य शुक्ल जो है, आचार्य शुक्ल प्रबंधकार आलम और मुक्तकार आलम के लिए लिखने वाले आलम को पृथक पृथक मानते हैं। तो 4 इनकी कृतियाँ है, जिसमें से माधवानल, कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित, ये तीनों प्रबंध काव्य है। और आलम के लिए इनके ये मुक्तक संग्रह है। आचार्य शुक्ल प्रबंधकार आलम और मुक्तकार आलम के लिए लिखने वाले आलम को पृथक पृथक, यानी दोनों को पृथक पृथक अलग अलग मानते हैं। शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने इन दोनों को एक ही माना है। अगले कवि हैं ठाकुर। ठाकुर ये स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक 2 कृतियाँ उपलब्ध है। अनुभूति और अभिव्यक्ति की सहजता, सरलता काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। काव्य में भक्ति भावना भी विद्यमान है। अगले जो कवि हैं वे हैं बोधा। बोधा स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। विरह वारिश और इश्कलता, ये 2 कृतियाँ इनके उपलब्ध है। विरह वारिस माधवानल, कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर रचित प्रबंध कृति है। तो इनकी 2 रचनाओं को आपको याद रखना है, विरह वारिस और इश्कनामा। विरह वारिस में माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर रचित ये प्रबंध कृति है। किस प्रकार की कृति है? प्रबंध कृति है। इश्कलता प्रेम पर लिखे मुक्तकों का संग्रह है। अब अगले जो कवि हैं वह हैं द्विजदेव। द्विजदेव ये स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। कुछ विद्वान इनकी गणना रीतिबद्ध कवियों में भी करते हैं और इनके काव्य में स्वच्छंदता प्रधान है। श्रृंगार लतिका, सौरभ तथा एकमात्र इनका
संग्राम ग्रंथ है, एकमात्र इनका संग्रह ग्रंथ है जिसमें बसंत पर रचित 33 पद संकलित है। श्रृंगार लतिका इनका एकमात्र सभी रचनाओं का संग्रह है। और कुछ विद्वान इनके एक अन्य ग्रंथ श्रृंगार बतीसी का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें प्रकृति एवं श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में रीतिकाल के समय सीमा, प्रवर्तक, रीति काव्य की विशेषता, रीतिकाल की धाराएं, विभिन्न धाराओं पे चर्चा किए, जिसमें से सभी कवियों के भी नाम, जो प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, प्रताप शाही, ग्वाल, तोष, पद्माकर, वेणी प्रवीण, मतीराम, भूषण, सेनापति, विहारी, कितने सारे कवियों को हमने एक ही वीडियो में देखा है। बिहारी के बाद हमने रसनिधि को भी देखा है, वृंद, घनानंद के बाद हमने जिन कवियों को देखा है वे हैं आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। रीतिकाल के इन सभी कवियों से ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जितने कवियों से प्रश्न आते हैं उन कवियों के नाम, उनके आश्रयदाताओं, उनकी रचनाओं को हम देख लिए। अब हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अब रीति काव्य से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसे आप ज़रूर पढ़ें और PDF को भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। और अगर नोट्स आप खुद से लिख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका PDF को ही आप पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप अगर हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। और अभी तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमने रीतिकाल को पढ़ा तो उसमें से हमें ऐसा लगा कि इस काल को अगर नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाए तो ये बहुत ही आसान तरीके से, जो भी पढ़ने वाले हैं वो आसान तरीके से इसको समझेंगे। कम समय में इस काल के सभी कवियों और उनकी रचनाओं, उनके आश्रयदाताओं को थोड़े से समय में ही याद कर लेंगे। इसीलिए इस काल को हमने नोट्स के माध्यम से पढ़ाया। अब आगे हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमें विश्वास है कि आप वीडियो को देखकर और ऐसे नहीं जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे और लाइक तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। आपके लिए इस नोट्स को भी आप तक पहुंचाने के लिए इसमें भी बहुत मेहनत लगी है। तो ये आपका लाइक ही हमें वो हौसला देता है। आप जब कमेंट करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है तो हमें अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए भी एक नई ऊर्जा के साथ हम इस काम में लगते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।